हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में टिश्यू कल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की स्टडी की थी, है ना। टिश्यू कल्चर किस तरीके से मानव सभ्यता के लिए उपयोगी है, किस तरीके से खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ा सकता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट सेगमेंट पढ़ रहे हैं, जैसे इसमें SCP पढ़ेंगे, सिंगल सेल प्रोटीन। दूसरा है यहाँ पर ये वाला सेगमेंट, हिडन हंगर वाला, बायो फोर्टिफिकेशन वाला। तो ये जैव पुष्टिकरण है ना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं पहले वो सेगमेंट स्टडी कर रहा हूँ जो काफ़ी महत्व रखता है ना। तो कहा जाता है, NCERT के शब्द हैं, लगभग 840 मिलियन से अधिक लोगों की खाद्य एवं पोषण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। मतलब 840 मिलियन वो लोग हैं विश्व के अंदर जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, मतलब भरपेट खाना भी नहीं मिलता। ठीक है, तो ये तो वो लोग, लेकिन कहा जाता है कि इनसे कहीं अधिक संख्या 3 बिलियन, आज कहा जाता है विश्व की जो जनसंख्या है, जैसे 1.25 बिलियन लोग तो हम ही इंडिया में रहते हैं, है ना। इतने ही, इससे ज़्यादा थोड़ा चाइना में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे विश्व में आज की डेट में अगर जनसंख्या कैलकुलेट की जाए ह्यूमंस की, तो ये 7 बिलियन के आसपास होगी, है ना। इसमें से सोचो आधी जनसंख्या 3 बिलियन पीपल्स उतने सक्षम नहीं होते हैं, कैपेबल नहीं होते हैं कि वो उपयुक्त भोजन खरीद सकें। भरपेट खाना तो खा लेते हैं, लेकिन उनमें कई जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, जैसे एक बैलेंस डाइट के जो तत्व हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, उसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, तो ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन, आप शाकाहारी हैं, तो आपको बहुत सारे विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों की आवश्यकता होती है, जिसमें मिल्क है, जिसमें दालें हैं, जिसमें दूसरे फल हैं, सब्जियां हैं, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ना। मीट है, चिकन है, इनके अंडे हैं, तो इनके ज़रिए भी पोषक तत्वों की आपूर्ति की जा सकती है। लेकिन सभी लोग सक्षम नहीं होते हैं कि वो इन्हें खरीद सकें, और इसीलिए होता ये है कि इन लोगों में सूक्ष्म पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाते हैं, इनकी कमी हो जाती है। सूक्ष्म पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, इनकी कमी हो जाती है, और इनकी कमी को हम कहते हैं हिडन हंगर, छुपी भूख। हिडन हंगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिडन हंगर क्या है और कितने लोगों में पाई जाती है। मतलब इसमें आप ऐसे समझ लो कि भरपेट खाना तो मिल जाता है इन लोगों को, लेकिन जो ज़रूरत है शरीर की, वो सारे पोषक तत्व इन्हें उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि फूड की उतनी वैरायटी इनके पास नहीं होती है, और उससे इनकी कहा जाता है कि इसे हम छुपी भूख, हिडन हंगर कहते हैं। इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं जो NCERT भी मेंशन करती है। क्या है? छुपी भूख के प्रभाव क्या हैं? अफेक्ट्स ऑफ हिडन हंगर, अफेक्ट ऑफ, या कह सकते हैं छुपी भूख के मानव जाति पर प्रभाव।
मानव जाति पर प्रभाव। मनुष्य का जीवन काल लाइफ स्पान कम हो जाता है। जीवन काल कम हो जाता है। मस्तिष्क ब्रेन की क्षमता, मेंटल एबिलिटी अर्थात आईक्यू कम हो जाता है। कम हो जाता है, ठीक है। खनिज पोषण की कमी से संबंधित अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अनेकों जो खनिज पोषक तत्व से संबंधित जो रोग है, बीमारियां हैं, वो असाध्य बीमारियां भी हो सकती हैं। किसी को, बच्चे को अगर प्रोटीन नहीं मिलती है तो क्वास्को रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। ये आप जूलॉजी में भली-भांति पढ़ते हो, है ना। तो अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो बालों से संबंधित रोग होते हैं और फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल सकते हैं छुपी भूख से, हिडन हंगर से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब इसका इलाज क्या है, इसका तरीका क्या है, या इससे बचा कैसे जा सकता है। तो इससे बचने का रास्ता ये है कि हम कुछ ऐसे प्लांट बनाएं, कुछ ऐसे हाइब्रिड प्लांट जनरेट करें, डेवलप करें, जो इन खनिज पोषक तत्वों की जो कमी है उसे पूरा कर सके, उसकी आपूर्ति कर सके। मतलब हमारे पास जो उपलब्ध भोज्य सामग्री है, चाहे अनाज है, चाहे सब्जियां हैं, चाहे फल हैं, उन्हीं में हमें मैक्सिमम पोषक तत्व उपलब्ध हो जाए। याद करो, आपने उसमें बायोटेक में पढ़ा होगा गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस में आपने क्या देखा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए एक्चुअली एक चावल की प्रजाति है, उसमें विटामिन ई का कंटेंट बढ़ाया गया और उसका चूँकि जो रंग है वो थोड़ा सा पीले रंग का होता है, गोल्डन कलर का होता है, इसी उसे गोल्डन राइस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का हेडिंग है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका हिडन हंगर, ये छुपी भूख। इस नाम से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके दुष्प्रभाव भी पूछे जा सकते हैं। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1 या 2 नंबर में इसे ज़रूर पूछा जाता है ना। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब है जैव पुष्टिकरण, बायोफोर्टिफिकेशन। तो ये इसी से संबंधित स्टडी है, जैव पुष्टिकरण या बायोफोर्टिफिकेशन।
जैव पुष्टिकरण, बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन, जैव पुष्टिकरण, पुष्टिकरण, ठीक। इसे इंग्लिश में कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन, जैव पुष्टिकरण। क्लियर? तो ये क्या है? एक्चुअली वास्तविकता ये है कि हम संकरण की प्रोसेस से, ब्रीडिंग की प्रोसेस से हम ऐसे खाद्यान्न, सब्जियां आदि को उगाएं या ग्रो कराएं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों की मौजूदगी हो। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जैव पुष्टिकरण या हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। तो कह सकते हैं यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा फसलों अनाज, सब्जी आदि में सूक्ष्म पोषक तत्वों आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ए, सूक्ष्म पोषक तत्वों, प्रोटीन आदि की मात्रा को संकरण आदि प्रक्रिया की सहायता से बढ़ोतरी की जाती है या बढ़ाया जाता है। इसे जैव पुष्टिकरण कहा जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं
जैव पुष्टिकरण। अब इसमें क्या कर सकते हो, प्रोटीन अंश बढ़ा सकते हो, गुणवत्ता व तेल की गुणवत्ता बढ़ा सकते हो, सूक्ष्म खनिज तत्वों की उत्पादकता बढ़ा सकते हो। पहले से विद्यमान संकरण मक्के की, ये क्वेश्चन है अपने लिए, है ना, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चंस एज इट इज एनसीईआरटी को फॉलो करना है। यहाँ से वो ये पहले से विद्यमान संकर मक्का की तुलना में 2000 में विमुक्त संकर मक्के में अमीनो एसिड, लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन की मात्रा 2 गुनी विकसित की गई। तो ये लो, सन 2000 में विकसित मक्के की प्रजाति में कौन से अमीनो एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन प्रजाति में पहले से उगाई जाने वाली संकर मक्के की प्रजाति की अपेक्षा अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन, लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन, लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन की मात्रा 2 गुनी की गई, 2 गुनी बढ़ाई गई है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। तो अमीनो एसिड की संख्या, मात्रा को इसमें बढ़ाया गया, डबल किया गया। अब इसके साथ ही है, गेहूं की किस्म जिसमें उच्च प्रोटीन अंश है, एटलस 66 कृषि गेहूं की ऐसी उन्नतशील किस्म तैयार करने के लिए दाता की तरह से प्रयोग किया गया है। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एटलस 66 गेहूं की प्रजाति को दाता, डोनर की तरह उपयोग कर गेहूं की अधिक प्रोटीन युक्त फसल को विकसित किया गया
है विकसित किया गया। ठीक है, तो एटलस 66 ये भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये आपका मक्की की जो प्रजाति है और उसमें किस चीज़ का इम्प्रूवमेंट किया है, कौन से अमीनो एसिड का इम्प्रूवमेंट किया है, तो लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। और यहाँ अक्सर एटलस शब्द पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दो ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब है लौह तत्व बहुल धान की किस्म को विकसित करना अब संभव हो गया है। इसमें सामान्य प्रयोग में लाई गई किस्मों की तुलना में लौह तत्व की मात्रा 5 गुनी अधिक होती है। ठीक है, तो लौह तत्व नई विकसित क्या धान की किस्मों में नई विकसित धान की किस्म में लौह तत्व आयरन की मात्रा Fe की मात्रा परंपरागत फसल की अपेक्षा परंपरागत किस्म की अपेक्षा 5 गुना बढ़ाई गई है। बढ़ाई गई है। ठीक है, तो धान की किस्म में आयरन की मात्रा बढ़ाई गई है, किससे? इसी बायोफोर्टिफिकेशन के तहत। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टडी है यहाँ, मतलब कृषि अनुसंधान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली ने बहुत सारी सब्जियों की फसलों को विकसित किया है जिनमें विटामिन तथा खनिज प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन हमको मिलता है, मीन्स बनता है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली द्वारा सब्जियों की किस्मों को विकसित किया है। किस्मों को विकसित किया है जिनमें सूक्ष्म पोषक तत्व तथा प्रोटीन
आदि की मात्रा की आदि की मात्रा में बढ़ोतरी की गई, बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी संकरण प्रक्रिया द्वारा की गई, प्रक्रिया द्वारा की गई है। इज दैट क्लियर? ऐसे अब यहाँ पर कुछ दिए गए विटामिन ए की अधिकता युक्त किस्म या फसलें। विटामिन ए की अधिकता युक्त फसलें। वो क्या है? वो है आपके गाजर, पालक, कद्दू। गाजर, पालक, कद्दू। ठीक है, गाजर, पालक, कद्दू। ठीक है। विटामिन सी की अधिकता कहाँ की गई है? ये काम किया गया है करेला, बथुआ, सरसों, टमाटर। करेला, बथुआ, सरसों, टमाटर। आपको इतनी ही चीज़ें याद रखना है जो एनसीईआरटी में दी गई है। ठीक है। अब इसके बाद में आयरन तथा कैल्शियम। आयरन तथा कैल्शियम की अधिकता कहाँ है? ये है फिर से पालक और बथुआ। पालक तथा बथुआ, इन दोनों में की गई। और प्रोटीन की अधिकता कहाँ की गई? प्रोटीन की अधिकता प्रोटीन की अधिकता युक्त फसलें। कौन सी हैं? एक तो मटर है, ठीक है, फ्रेंच बीन, ये। उसके बाद में एक है लैब। क्या? लैब। एक्चुअली ये सैम को बोलते हैं। ठीक है, इसका बॉटनिकल नाम है डॉलिकोज।
लैब लैब ये तो ये है लवलव, ब्रॉड बीन्स, फ्रेंच बीन। अब एक है ब्रॉड बीन भी है इसमें, क्या ब्रॉड बीन, आप इनको ऐसे ही याद रखोगे, ठीक है। लैब मटर, फ्रेंच बीन, ब्रॉड बीन, ठीक है जी। तो ये बायोफोर्टिफिकेशन का महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसे आपको यहाँ पर समझना है। क्लियर ये चीज़। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग चलेगी एससीपी के नाम पर, सिंगल सेल प्रोटीन क्या है वो समझते हैं। एससीपी ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोशिकीय प्रोटीन, एकल कोशिकीय प्रोटीन, ठीक है। अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा था कि 840 मिलियन वो लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता, और 3 मिलियन वो लोग हैं जिन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व, प्रोटीन आदि की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। अब हो क्या रहा है, एससीपी की ज़रूरत क्यों है? इसे भविष्य का भोजन माना जाता है, फ्यूचर फूड माना जाता है, ठीक है। अब हो ये रहा है कि जनसंख्या डे बाय डे बढ़ रही है, नॉट ओनली इन इंडिया और चाइना बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज़, है ना। और दूसरी साइड में एक और इसका अपोजिट काम हो रहा है, वो है कि कृषि योग्य जो भूमि है, एरिगेटेड जो सॉइल है, या जहाँ पर हम खाद्यान्न उगा सकते हैं, उसकी कमी हो रही, डे बाय डे वो कम होती चली जा रही। कैसे? शहरीकरण बढ़ रहा है। देखो कोई भी शहर आप अपने आसपास का देखो, उसकी परिधि बढ़ती ही चली जा रही है। पहला तो वो घर बनाए कहाँ जा रहे हैं, कॉलोनी बनाई कहाँ जा रही हैं, वो एक्चुअली कृषि योग्य भूमि पर ही बनाई जा रही है। इंडस्ट्री लगाई जाती है तो कई हेक्टेयर ज़मीन ऑक्युपाई किया जाता है, अधिग्रहण किया जाता है, और वहाँ पर एक उद्योग लगाया जाता है। नए नए हाईवेज़ बनाए जाते हैं तो इनके लिए भी कृषि योग्य भूमि का ही उपयोग किया जाता है ना। आप रेलवे ट्रैक भी देखें तो नए नए बनाए जाते हैं तो अच्छी खासी कृषि योग्य ज़मीन उसमें उपयोग की जाती है। जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि योग्य भूमि कम हो रही है, तो अब खाद्यान्न का संकट, खाद्यान्न की समस्या पैदा हो जाती है। आखिर फिर ये खाद्यान्न किस तरीके से उपलब्ध कराया जाए? तो कहा जाता है कि एससीपी एक और तरीका है, एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम लोगों को प्रोटीन युक्त आहार या प्रोटीन सप्लीमेंट की बढ़ोतरी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, खाद्यान्न की कमी में एक और बड़ा जो योगदान है, वो श्रेय है, वो ये है कि लोग शाकाहार से मांसाहार में शिफ्ट हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं।
है ना, जो पहले शाकाहार करते थे अब वो मांसाहार में परिवर्तित हो रहे हैं। मांसाहार में परिवर्तित होने से खाद्यान्न की कमी और बढ़ जाती है। कैसे? कहा जाता है कि 1 केजी चिकन को विकसित करने के लिए 3 से 10 किलोग्राम अनाज की आवश्यकता होती है। मतलब जब वो एक चूजा बना था, एक अंडे से बच्चा पैदा हुआ था, तब से जब उसने खाद्यान्न खाना स्टार्ट किया था, ग्रेन्स को खाना स्टार्ट किया था, और जब तक वो 2 महीने में 1 केजी का होता है तब तक वो लगभग 3 से 10 किलोग्राम पोल्ट्री फार्म के अंदर वो भोजन कर लेता है या अनाज को ग्रहण करता है। ठीक है, तो कहने का सीधा अर्थ ये हो जाता है कि ये भी डिमांड को बढ़ा रहा है। तो एससीपी एक विकल्प है जिसके तहत हम प्रोटीन युक्त आहार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो कह सकते हैं 840 मिलियन लोगों को पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं होता है। जबकि 3 बिलियन लोग छुपी भूख से ग्रसित हैं। मनुष्यों का शाकाहार से मांसाहार में परिवर्तन में भी परिवर्तन अनाजों की मांग को बढ़ाता है। अर्थात अनाज की कमी करता है। अनाज की कमी करता है क्योंकि क्योंकि 1 केजी चिकन को विकसित होने में लगभग 3 से 10 किलोग्राम अनाज की
आवश्यकता होती है। जनसंख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ कृषि योग्य भूमि में की कमी खाद्यान्न उपलब्धता में कठिनाई उत्पन्न करता है। उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। अतः एससीपी एक वैकल्पिक प्रोटीन उपलब्धता के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। ठीक है। एससीपी के रूप में मैं क्लोरेला स्पाइरुलिना, ये तो है यूकेरियोट, और ये क्या है, प्रोकैरियोट। को सम्मिलित किया गया है, लित किया गया है। इन्हें अलवणीय जल युक्त टैंक में उगाया जा सकता है। यह मुख्य रूप से प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं।
से कार्बोहाइड्रेट खनिज आदि भी प्राप्त होता है। ठीक है, खनिज आदि भी प्राप्त होता है। अच्छा, खनिज आदि भी प्राप्त होता है। एससीपी को आलू संयंत्र से उत्सर्जित जल सीरा मोलेसेस। देखो सीरा क्या होता है? सीरा होता है जो शुगर मिल आपने सुने होंगे, मतलब जहाँ शक्कर बनाई जाती है। यूपी और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। तो गन्ने की रस से शक्कर बनाते हैं, तो इसमें गंदगी निकलती है, कचरा टाइप का निकलता है। वो जो कचरा है उसमें ग्लूकोज तो होता है, लेकिन वो खाने योग्य नहीं होता, इंसानों के उपयोगी नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, वो पानी के ज़रिए उसे वाटर सोर्सेज में निकाल देते हैं, यानी कि नदियों में, तालाब में, झील की ओर छोड़ देते हैं। तो उसमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो ऐसे पानी में भी हम एससीपी को बड़े आराम से उगा सकते हैं। ठीक है, सीरा भूसा युक्त जल है ना, जहाँ भूसा सड़ रहा है, तथा सीवेज या बाहित मल में भी उगाया जा सकता है। उगाया जा सकता है। इससे पोषण प्राप्ति के साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण भी संभव है। ठीक है, संभव होता है। अच्छा, ये बात होगी। अब यहाँ पर सूक्ष्म जीवों की क्षमता को दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है। 250 किलोग्राम की गाय प्रतिदिन 200 ग्राम प्रोटीन उत्पन्न करती है। प्रोटीन उत्पन्न करती है, जबकि 250 ग्राम जीवाणु
मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस के द्वारा 25 टन प्रोटीन बनाई जाती है। हैं, यहाँ एक चीज़ और है कि आजकल लोग क्या है, जैसे फंगस है, मशरूम को बड़े चाव से खाते हैं, है ना, पिज़्ज़ा में, दूसरे सब्जी में, दूसरे आजकल जो वेस्टर्न फूड बनाए जाते हैं, चाइनीज़ फूड बनाए जाते हैं, उनमें इसको बड़े टेस्ट के साथ, इंटरेस्ट के साथ खाते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि जैसे मशरूम को लोगों ने अपना रखा है, वैसे ही भविष्य में हो सकता है शैवाल को भी अपनाएं, और अपनाया भी जा रहा है। ठीक है, तो कहा जा सकता है लोगों की मशरूम खाने योग्य कवक में रुचि इस बात का संकेत करता है कि भविष्य में SCP जैसे सूक्ष्म पौधों से भी भोजन उपलब्ध होगा। ठीक है, ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपके लिए। ठीक है, SCP से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने जो लिखा है वो आप लिख लें तो बहुत बढ़िया। ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अक्सर डेफिनेट आता ही आता है, 1 नंबर में नहीं तो 2 नंबर में आएगा। तो ये टिश्यू कल्चर, SCP, बायोफॉर्टिफिकेशन, हिडन हंगर, ये 4 जो टॉपिक हैं इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। क्लियर? अब हम आपको संकरण की ओर ले चलेंगे। संकरण में थ्योरेटिकल पढ़ना ज़्यादा, समझना उतना नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो चारों सेगमेंट मैंने आपको पढ़ाए, ये आपको 100% याद करना है, समझना है, हर लिहाज से, PMT के लिहाज से भी और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू।